ऐसा दोस्तों 2013 से सिलेबस बदला है, तो 13, 14, 15 हर एक साल कम से कम 2 प्रश्न रेगुलेटरी बॉडी के आसपास जुड़े हुए पूछे जा रहे हैं, तो करना पड़ता है। 2 प्रश्न स्क्रीन पे दिखेंगे, आप फिर वीडियो पॉज करेंगे, जवाब लिखेंगे, वापस रिज्यूम करेंगे। पहला प्रश्न, व्हाट इज आल्गो ट्रेडिंग, एग्जामाइन द नीड ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑन इट, सजेस्ट एनी अदर नोवेल मेथड्स टू कर्ब द इश्यूज। मैं आपको हिंट देता हूँ। आल्गो ट्रेडिंग मतलब विजुलाइज करो कि शेयर बाजार में कोई बड़ा खिलाड़ी है, ब्रोकर है, जिसके पास कोई हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम है, जिसकी मदद से वो ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर लेवेज शेयर बाजार में कर रहा है। तो इससे सामान्य निवेशक पे क्या असर होगा। अब आप सोचिए तो आपको अच्छे अच्छे मुद्दे मिल जाएंगे कि फिर इस पे ओवरसाइट होना चाहिए कि नहीं, मिसयूज कैसे कब करे वगैरह। दूसरा प्रश्न है, एग्जामाइन क्रिटिकली द प्रपोजल टू रिप्लेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विद नेशनल मेडिकल कमीशन। और इसके अलावा व्हाट एल्स शुड बी डन टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स लैक्यूनाज इन द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी हिंट दे देता हूँ, मेडिकल एजुकेशन मतलब एंट्रेंस की, फी की, सिलेबस की, ऐसी कुछ बातें करनी पड़ेंगी। सो पॉज द वीडियो, राइट द आंसर्स, कम बैक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आपने जवाब लिखे होंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आल्गो ट्रेडिंग। मैं एक दूसरी एनालॉजी से ये समझाने की कोशिश करता हूँ। अमेजोन के ऊपर ट्रेजर ऐप, ट्रेजर हंट ऐसा कुछ चलता है कि वहाँ पर आपको क्लू दिया जाएगा और उस क्लू के हिसाब से आप प्रोडक्ट ढूंढिए तो वहाँ पर लाइटनिंग डील होगी, 1 रुपये में वो चश्मा आपको मिल जाएगा। जब भी आप ये गेम खेलना शुरू करेंगे पता चलेगा कि जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो ऑल द ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड। कुछ ऐसी भी वेबसाइट होती है जो आपको हिंट दे देती है कि 11 बजे क्लू रखा तो तुरंत वो साइट पे आपको हिंट मिल जाएगा, लेकिन वो हिंट देख के भी आप सीधे गए वो चश्मे की प्रोडक्ट पेज पे, फिर भी वो ऑल द ऑर्डर्स आर बुक्ड। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कुछ बड़े लोग, बड़ी वेबसाइट और ऐसे खुराफाती लोग, वो ऐसी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट चलाते हैं जो कि अमेजोन वेबसाइट को स्कैन करती है कि वहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपया चल रहा है लाइटनिंग डील में, और वो तुरंत उन सभी को बुक कर देगा। तो फिर मेरे आपके जैसे सामान्य लोग अपना टाइम ही और अपनी डेटा की बैंडविड्थ ही वेस्ट करते हैं, हाथ में रुपये में कोई चश्मा आने वाला है नहीं। सो नाउ यूजिंग दिस एनालॉजी यू कैन इजीली फ्रेम द आंसर फॉर आल्गो ट्रेडिंग। कि आल्गो ट्रेडिंग का मतलब कैसे हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम की मदद से शेयर बाजार और ऐसे जो भी फॉरेक्स मार्केट वॉर XYZ वहाँ पर आप ऑर्डर्स प्लेस करें, खरीद बिक्री करें। इससे नुकसान क्या है? एक कि जो अच्छी डील्स हैं वो तो ऐसे लोगों, अच्छे हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम वालों को ही मिल जाएंगी, बिकॉज दे आर एबल टू प्लेस फास्टर ऑर्डर्स यूजिंग फास्टर कैलकुलेशन। और ऐसे लोग अगर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करें, दे कैन मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ अ शेयर ऑल्सो। एक साथ सारा बुक करवा दिया, एक साथ सारा बेच दिया, सो शेयर मैनिपुलेशन हो सकता है। अल्टीमेटली आम निवेशक, स्मॉल इन्वेस्टर, दे विल सफर। उन्हें ये लगेगा कि भाई शेयर बाजार में कोई माल है नहीं, हमारे देयर इज नो गुड रिटर्न, तो फिर अल्टीमेटली दे विल गो बैक टू गोल्ड एंड रियल एस्टेट। तो जो आदमी की सेविंग का फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में जो साइकिल चलना चाहिए वो रुक जाएगा। अल्टीमेटली अदर एंटरप्रेन्योर्स दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द कैपिटल, ठीक है, और इट विल नॉट लीड टू डीपनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। और वो सारे एंटरप्रेन्योर फिर जाएंगे बैंकों से लोन लेने के लिए, और एनपीए की समस्या, बासेल नॉर्म से कंप्लाई करने की समस्या, ऑल दोज प्रॉब्लम्स विल एग्रेवेट। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सामान्य निवेशक का विश्वास बना रहे सिस्टम में, और ये अगर ऐसा कुछ मिसयूज हो रहा है देन वी हैव टू स्टॉप कर्ब इट। बस इतने से हम अब जवाब बनाने की कोशिश करते हैं। आल्गो ट्रेडिंग तो इंट्रोडक्शन कैसे करोगे कि भाई ये टर्म को डिफाइन ही करना पड़ेगा, कंप्यूटर से जो प्लेस किया वो आल्गो ट्रेड है। ओवरसाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये खराब बात हो सकती है। और कोई आपको नॉवेल मेथड सजेस्ट करनी है? हाँ, जैसे कि अमेजोन के अंदर ये ऐप में 1 रुपये में बिक रहा है चश्मा, बट वो तो जल्दी जल्दी 10 सेकंड में पूरा ऑर्डर बुक हो गया। तो कुछ होना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होना चाहिए, कोई वहाँ पर स्पीड बम्प होना चाहिए, कोई लॉटरी सिस्टम या XYZ, ताकि सभी को कुछ लाभ मिले। और कंक्लूजन आप क्या करोगे? एग्जामाइन द नीड फॉर दिस ओवरसाइट, तो जवाब होगा हाँ, ओवरसाइट फाइंडिंग का प्रकार का, कि हाँ ओवरसाइट जरूरी है वरना स्मॉल निवेशक विल गेट डिमोटिवेटेड। करते हैं जल्दी से। देखिए इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करो टर्म को। आल्गो ट्रेडिंग, इसका मतलब होता है प्लेसिंग ऑटोमेटेड ऑर्डर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज यूजिंग एडवांस मैथमेटिकल मॉडल्स, हाई इन कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह। ये खराब क्यों है? भारत के अंदर 40% ऑफ दिस ट्रेड आर डन यूजिंग आल्गो सिस्टम। और खराब बात, BSE NSE के अंदर जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनको वो बिल्डिंग के अंदर ही चैम्बर मिल जाती है, और उन लोगों ने अपने चैम्बर में ही ऐसे हाई एंड सिस्टम फिट कर दिए। तो आप समझिए कि NSE के अंदर कोई एक शेयर का 10 पैसा दाम गिरा तो उसे तो तुरंत ही उसके सर्वर में पता चल जाएगा। डेटा है मतलब कि 1 मीटर का ही केबल से जुड़ा है, और उसके सामने मेरे आपके जैसे लोग फर्नीचर 3G 4G यूज़ करते हैं, अगर हमको 50 सेकंड बाद भी पता चले तो दैट मच टाइम ब्रैकेट इज सफिशिएंट कि ये बड़े ब्रोकर तुरंत ही अच्छे अच्छे बड़े ऑर्डर्स बुक कर देंगे और नाइंसाफी हो जाएगी। सेबी को इस प्रकार की
ये जो पूरी सिस्टम है कि अपने ऑफिस में ही ये लगा देना ऐसा सर्वर, इसी को कहते हैं टेक्निकली कोलोकेशन। सेबी को इसकी फरियाद मिली है खास करके कि एनएससी के अंदर इसका मैनिपुलेशन माल प्रैक्टिस चल रहा है, तो इस कारणों से ये खराब है। नॉवेल मेथड सजेस्ट करिए, तो हाँ वही जो ऐप के अंदर ट्रेजर ऐप में मैंने बताया कि शेयर बॉन्ड का एलोकेशन वो रैंडम बेसिस पे होना चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं होना चाहिए, और कोई स्पीड बम भी होना चाहिए। अगर कोई शेयर का बम 10 पैसे गिर गया तो तुरंत पहली ही सेकंड में अगर 1000 ऑर्डर आ जाए उसे बुक करने के लिए, तो ऐसा नहीं, वहां पर कोई स्पीड बम प्रकार की चीज होनी चाहिए ताकि वो कोई मिसयूज ना करे। खैर कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे? यस इट इज रिक्वायर्ड। देखिए आल्गो ट्रेडिंग इट पुट स्मॉल इन्वेस्टर्स एट अ डिसएडवांटेज, और स्मॉल इन्वेस्टर को वो NSCL उसका कमोडिटी मार्केट वाला, याद करो जिग्नेश शाह FTIL, वो स्कैम अभी लोगों के दिमाग में ताज़ा ही है, इसलिए उनका भरोसा जीतने की ज़रूरत है। या फिर इस तरह से आप लिख सकते हो, टू एंश्योर द फ्लो ऑफ सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल एसेट्स रादर देन इन फिजिकल एसेट्स, it is required to keep the faith of the small investor in the capital market, and therefore hence strong framework is necessary to curb the misuse of algo trading। आसान, ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, टू कर्ब द मिसयूज ऑफ आल्गो ट्रेडिंग। मैंने ऐसा नहीं लगा टू स्टॉप आल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड वगैरह में जो जनता का पैसा, तो उसके मैनेजर अकेला आदमी कोई 1000 चीज़ नहीं देख सकता, वहाँ पर तो ये आल्गो वगैरह कुछ वो यूज़ करते ही होंगे, और कंप्लीटली बैन भी नहीं कर सकते। खैर, तो ये इस प्रकार से आप कोई जवाब लिखिए। मित्रों हमारा दूसरा प्रश्न रेगुलेटरी बॉडी के रिलेटेड कि ये MCI को रिप्लेस करने का प्रपोजल वगैरह। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न देखो आपके दिमाग में हाईलाइट होना चाहिए। अच्छा MCI, तो मैं इंट्रोडक्शन कैसे करूँ? इसकी अब डेफिनेशन तो हो नहीं सकती, कोई ओरिजिन ही करना पड़ेगा। ओरिजिन क्या है? एज सच उसका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक आज़ादी के बाद किसी साल में बना था कि वो कॉलेज का एक्रेडिएशन, डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग करे, लेकिन बाद में पता चला कि उसका वो केतन शाह या जो भी चेयरमैन था, ही वॉज डूइंग स्कैम्स। कॉलेजों को वो अप्रूवल देने के लिए वो पैसा लेता था। अल्टीमेटली इसे सस्पेंड किया गया और MCI के बदले एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रस्तावित किया गया। फिर सरकार बिल लेके आई सुधार करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अल्टीमेटली नीति आयोग ने बोला कि MCI मतलब वो इतना खड्डे में गया गौतम सिटी की तरह कि उसे डिस्ट्रॉय कर दो एंड यू कम अप विथ सम न्यू थिंग, नेशनल मेडिकल कमीशन। सो लाइक दैट इंट्रोड्यूशन कुछ बन सकता है। कंक्लूजन क्या है? क्रिटिकली एग्जामाइन, तो मतलब कंक्लूजन फाइंडिंग प्रकार का होना चाहिए कि हाँ कि ना, जरूरत है कि नहीं है, एंड सजेस्ट अदर नॉवेल मेथड्स टू एड्रेस द लैक्यूनास इन मेडिकल एजुकेशन। क्या ओरिजिन करते हैं जल्दी से कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एन एक्ट वॉज इनेक्टेड, ताकि ये मेडिकल एजुकेशन को फाउंडेशन एंड डायरेक्शन मिले और MCI बनाया गया। देखिए रियल लाइफ में एग्जाम में इतना अच्छे अच्छे विशेषण वाले जवाब हमको याद आए जरूरी नहीं है। सिंपली यू कैन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस MCI वॉज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी टू ओवरसी द एजुकेशन एंड डॉक्टर्स वगैरह वगैरह। लेकिन हाल के समय में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये पता चला है, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं, हाल के समय में ये पता चला है क्या, बॉडी 1 2 3 4 चालू करो, एपिक फेल, कि भाई दिस MCI हैज फेल्ड टू डिजाइन अ प्रॉपर सिलेबस टू प्रोड्यूस डॉक्टर्स फॉर इंडियन कंटेक्स्ट। एडमिशन, फी, एंट्री, एग्जिट, UG PG कोर्स, कोई कुछ यूनिफॉर्म पॉलिसी है नहीं। रेटिंग, क्वालिटी फ्रेमवर्क वो भी ठोकम ठोक चलता है, और ब्राइबरी, निपोटिज्म के चार्जेस भी लगे हैं। और पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पर कि ये मेडिकल प्रोफेशन का ऊपर रेगुलेटरी बॉडी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हो, नहीं, वो तो अपॉइंटेड लोग होते हैं। जहाँ ये इलेक्शन से लोग चुन के आते हैं, केतन शाह वगैरह, सो ऑलवेज जहाँ इलेक्शन आएगा सम माल प्रैक्टिसेस विल कम। खैर, तो MCI में ये खामी थी, देयरफॉर नई कोई चीज़ करने की जरूरत है। नीति आयोग ने सजेस्ट किया है क्या, एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक आप कानून बनाइए, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, जिसके तहत ये बॉडी बनेगी, एक चेयरमैन होगा, कुछ अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड नहीं अपॉइंटेड, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिशियो मतलब आप किसी पद पे हैं और उस पद के जरिए ही आप ऑटोमेटिकली किसी गैंग के सदस्य बन गए। जैसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, दे वुड बिकम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। देखिए ऐसी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी पूछी जाए और हमें पता नहीं है, तो भी जवाब ऐसे ही स्पेकुलेट करके लिख सकते हैं कि चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। यहाँ पर एंटी आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है कि भाई अपॉइंटेड मेंबर्स तो मतलब वो तो सरकार की कोई सर्च सिलेक्शन कमीशन कमिटी होगी, और वो तो सरकार की गुड बुक में है, ऐसे ही डॉक्टर्स को पसंद करेगी, जो नक्सली इलाकों में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को नहीं लेगी वगैरह वगैरह। सो एंटी आर्ग्यूमेंट बहुत चल रहा है। खैर, और भी बात है कि भाई ये व्यक्ति जो यहाँ पर आए उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, टैलेंटेड आदमी होना चाहिए, और पूरी संस्था पे CAG का मॉनिटरिंग तो होगा ही। मित्रों MCI अकेले ही 400 कॉलेज नीचे काम उनका देखती थी। नीति आयोग ने पाया कि इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन एक ही आदमी के पास होगा तो फिर वो उसके क्लर्क और PA ही सारा काम देखेंगे, एंड अल्टीमेटली करप्शन विल कम।
इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोगों की व्यवस्था है। एक एनएमसी और उसके नीचे 4 अलग अलग ऑटोनोमस बोर्ड होंगे जो 4 अलग अलग काम देखेंगे, यूजी रेगुलेशन, पीजी रेगुलेशन, एक एग्रीडिएशन के लिए, कॉलेजों का रेटिंग करने के लिए, एंड फाइनली जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रोफेशनल रेगुलेशन के लिए। तो 4 अलग अलग बॉडी, तो इस प्रकार से डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि सत्ता का मिसयूज ना हो। और ये एक्रीडेशन रैंकिंग करने वाली संस्था वो इंस्पेक्शन करेगी, आपकी कॉलेज में नियत संख्या में क्लासेस नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो इनिशियली दे विल पुट फाइन्स। अगर बार बार आप रिपीट करते हैं यही गलती तो डी रिकॉग्नाइज कर देंगे कॉलेज। खैर, तो ये इस प्रकार से कुछ नेशनल मेडिकल कमीशन बनने वाला है। प्रश्न में ये भी था कि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स शुड बी डन टू इंप्रूव द मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो अगेन अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लिखना है, नीति आयोग ने जो सजेस्ट किया वही जवाब लिख दो कि एंट्रेंस एग्जाम तो उसके लिए ये एमबीबीएस में नीट होना चाहिए, और 4-5 साल जो पढ़ के विद्यार्थी बाहर आए उसके लिए एग्जिट टेस्ट होना चाहिए, वो पास करे तो ही पता चले कि हाँ भाई कॉलेज में पढ़ाई की है, फिर ही उसे लाइसेंस टू प्रैक्टिस दिया जाए। एमडी, एमएस, पीजी ये सभी कोर्स के अंदर केवल एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए, वहाँ पर कोई एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा, ऐसी कैपिटेशन फी वगैरह नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इन सभी लोगों को पढ़ाई के साथ साथ उनसे कुछ काम कराइए और उनको सैलरी देना चाहिए, ऐसा नीति आयोग ने बोला। कॉलेजों में सीट्स की कमी है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी आप अलाउ कीजिए कि वो भी धीरे धीरे वहाँ कॉलेज के नाम पे 50-100 को पढ़ाना शुरू करे, लोकल डॉक्टर्स को फैकल्टी के रूप में यूज करके। लाइक दैट वी कैन ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन द मेडिकल इंडस्ट्री। फी के स्ट्रक्चर में भी सुधार। तो नीति आयोग ने ये बोला है कि अगर सारी सिस्टम को मेरिट बेस ही आप कर देंगे, कोई एनआरआई कोटा नहीं, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, तो अपने आप फी कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो बराबर चलेगा। बस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वेबसाइट पे लिखो मेरी इतनी फी है। हाल के समय में सिस्टम ये है कि केवल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज दे कैन अप्लाई फॉर मेडिकल कॉलेज, लेकिन अंदर खाने तो सारे लोग प्रॉफिट के लिए ये काम कर रहे हैं। सो नीति आयोग सेड कि भाई सभी अलाउ फॉर प्रॉफिट कंपनीज टू रन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये भी एक ताकि और प्रोफेशनलिज्म वहां पर बढ़े। खैर, अंत में अपना कंक्लूजन एग्जामाइन इस प्रकार से प्रश्न था, तो कंक्लूजन क्या होगा? फाइंडिंग क्या करेंगे? हाँ, सुधार की आवश्यकता है, तो कुछ ऐसा बनाते हैं। मेडिकल एजुकेशन इट इज एट द कोर ऑफ द क्वालिटी हेल्थ केयर इन द कंट्री। लेकिन भारत के अंदर दोहरी समस्या है। फर्स्ट इज लॉट ऑफ डिजीज बर्डन, और उसके सामने वी डोंट हैव सफिशिएंट मैन पावर टू टैकल दैट प्रॉब्लम। देयरफॉर नीड ऑफ द आवर क्या है? एक एजुकेशन के लिए मॉडर्न फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसे लागू करने के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए। बस यहाँ पर अभी देखिए, अ मॉडर्न फ्रेमवर्क एंड मॉडर्न रेगुलेटर, हमने ऐसा नहीं लिखा कि एनएमसी या कुछ भी, बस कि कुछ होना चाहिए। सो लाइक दैट वेगली यू कैन कंक्लूड द आंसर। खैर मित्रों, रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर एक और भी मुद्दा चल रहा है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ने यह कहा है कि भारतीय सीएजी के पास कोई पेनल्टी पावर नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के सीएजी के पास है। तो हमें भी ऐसा भारत में लाना चाहिए ताकि ये जो अफसर हैं वो जल्दी जल्दी फटाफट सीएजी के दिशा निर्देश का पालन करे, उसे जो भी जवाब चाहिए वो मिल जाए, एंड अल्टीमेटली कुछ आके निकले। अभी के समय में केवल ये होता है कि सीएजी कोई इरेगुलेटरी पकड़ेगा, विधानसभा या संसद में उसकी कुछ चर्चा होगी, एंड देन एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। सो पेनल पावर शुड बी गिवन। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ सोचना। मेंस पेपर 2 पॉलिटी में और भी कुछ टॉपिक्स थे, जैसे कि ऑर्फन बच्चों को ओबीसी में शामिल करना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियर लेबिलिटी, और इस हिसाब से ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें वो महिला पुरुष उसमें कुछ सुधार किया गया। राइट टू फोटो कॉपी, इस प्रकार से कॉपीराइट एक्ट का अर्थघटन किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो वहाँ क्या जेल के कैदियों को भी वोटिंग राइट देने चाहिए कि नहीं, उस पर कुछ कमेटी बनी है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस आर्टिकल लिंक में मिल जाएंगे, तो वो भी आप एक बार देख लेना। सो लाइक दैट जो पेपर 2 में मुझे काम की थोड़ी बहुत चीज़ें लगती थी, कीगाली अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज, रेफरेंडम, रेफ्यूजी से हम बाहर की समस्याओं से क्या सीखे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डायरेक्ट मेयर, प्राइवेट मेंबर बिल, एमसीआई, अल्गो ट्रेड वगैरह, वो मैंने कुछ देखा, पढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद वाले अब जो वीडियोस में जाएंगे वहाँ पर हम मेंस पेपर 3 पे फोकस करेंगे, जिधर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी विल बी अवर टारगेट।